आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक का पूरा इम्पोर्टेंट एक महामंथन, एक महाकुंभ ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का FeH2O6 Cl2 में देखते चलेंगे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब इंग्लिश की अगर बात करें तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको बार बार याद होने चाहिए। तो Fe को x मान लेते हैं, H2O 0 होता है, Cl-1 इंटू 2 और टोटल चार्ज 0, तो x का वैल्यू +2, यानी यहाँ Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे फिर क्वेश्चन दे दिया जाएगा NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप याद रख लेंगे कि यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं FeC2O4 3, अब 2 माइनस में। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं की जा रही है, अब कहेगा कि Fe की उपसंयोजी संख्या कितनी होगी। Fe की उपसंयोजी संख्या कितनी होगी, कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया है, याद रखिएगा कि C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है। C2O4 कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा FeC2O4 3 2 माइनस में। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा PtCl4 2 माइनस में Pt की उपसंयोजी संख्या कितनी होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको हम बताए हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये सेंटर के बगल के लिगेंड के नंबर को कहते हैं, जो कि कितना है, 4। तो मोनोडेंटेट लिगेंड याद रखिएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। EnC2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब समय नहीं बचा है आपके पास, फटाफट एक बार स्पीड से ये सब क्वेश्चन को आप लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है K4FeCN6 में आपसे पूछ दिया जाएगा EAN निकालने के लिए, EAN निकालें। ठीक है, अब ये होता क्या है EAN, तो EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हिंदी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब सुन लेंगे EAN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और +2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ Z क्या है देख लेंगे, केंद्रीय परमाणु संख्या। Z क्या है, केंद्रीय परमाणु संख्या है। Z क्या है, केंद्रीय परमाणु संख्या है। ONO क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। और CNO क्या है, उपसंयोजी संख्या है। CNO क्या है, उपसंयोजी संख्या है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, EAN निकालना है। अब यहां से EAN निकालना है, तो EAN निकालने के लिए आपको हमने फॉर्मूला लिख दिया, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आइए EAN की बात करते हैं। Z केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम ये है। तो Fe का परमाणु संख्या 26। ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है लिगेंड का नंबर 6 है, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो 26 माइनस 2, 2 6 के 12, 12 में 2 गया यानी 36 हो जाएगा इसका EAN। तो याद रखेंगे, यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं निकालने के लिए, आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा NiCl4 2 माइनस में EAN क्या होगा, EAN क्या होगा। ठीक है, तो NiCl4 2 माइनस में अगर आपसे EAN पूछ दिया जाए, इसमें भी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो NiCl4 2 माइनस की अगर हम लोग बात करें और प्रभावी परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो EAN बराबर फॉर्मूला होता है Z माइनस ONO +2 गुने CNO। अब याद हो जाना चाहिए,
जेड केंद्रीय परमाणु है, निकेल 28। ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें x -4 बराबर -2, -2 + 4, x का वैल्यू हो गया +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकल गया प्लस माइनस -2। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो Cl 4 है तो 4 हो गया। 28 - 2, 2 चौके 8 हो गया। 28 और 36 में 2 गया 34, यानी इसका En क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ से आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छे से समझते चल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए, ठीक है। क्या आता है? चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n × n+2 bm। bm मतलब हो गया आपका पूरा नाम बोर मैग्नेट। पूरा नाम क्या हो गया? बोर मैग्नेट। अब यहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर। क्या है ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि NiCO4 का क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण, यानी म्यू क्या होगा, ठीक। तो आपको ये पता है मजबूत लिगेंड है। मजबूत लिगेंड कौन कौन है? तो NH2, NO2, CN और CO, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और क्लास में आप पढ़े हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं, यानी पेयर्ड करते हैं। अब यहाँ पेयर्ड कर देंगे तो पहले निकेल 28 होता है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो तो कितना होगा x? CO 0 × 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब निकेल 28 है तो आप इसका लिख लोगे। निकेल का क्या आएगा लास्ट में? तो 3d8 और 4s2, यही आता है, ठीक है, यही आता है ना। अब क्या हो जाएगा? तो ये आपका लास्ट में d8 आ रहा है और CO है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पहले एनर्जी लेवल बना लीजिए और 8 इलेक्ट्रॉन डालना है इसमें, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? पेयर कर देगा। क्या कर देगा? पेयर। यानी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 × +2 bm, यानी आंसर हो जाएगा 0 bm। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप इसमें से चुंबकीय आघूर्ण टॉपिक को एक बार देख लेंगे, समय कम है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक आप लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे परसंकरण का पूछ दिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का पूछ दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसे आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। Fe4 FeCN6, ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे पूछ दे कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या होगा। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें Fe का 2 होता है, +2 और क्या होता है? +3 होता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि NiCO4 में निकेल का परसंकरण क्या होगा। अब आप लोग ये सब याद रख लेंगे, कई बार हम बता चुके हैं। परसंकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना इसमें sp3 होता है, याद रखिएगा, वेरी आई क्वेश्चन है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 4 होता है, ठीक। याद रखना है इस सब टॉपिक को, बहुत बार प्रश्न ये सब बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे K4 FeCN6 में परसंकरण क्या होगा। तो परसंकरण क्या होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा D2sp3। कैसे होगा हम बताएं, पहले बताने की जरूरत नहीं है। IUPAC नाम लिख लो। इसको K को क्या कहा जाता है? पोटासियम। इधर से लिखेंगे 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा। CN के लिए क्या होता है? साइनो। Fe के लिए क्या होता है? फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे NiCl4 2- का IUPAC नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा। Cl के लिए क्या होता है? क्लोरो। Ni के लिए क्या होगा? निकेलेट हो जाएगा। चूंकि हम आपको बताए हैं कि अगर निगेटिव लिगेंड रहे तो उसमें 8 लग जाता है
ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, और चार्ज है तो इसलिए यहाँ क्या होगा, आयन होगा। क्या होगा, यहाँ आयन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन को ले जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आज आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि NiCl4 2- का आकार कैसा होगा ज्यामितीय, अगर शेप की पूछ दिया जाए तो 4 है तो ये क्या होगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चतुष्फलकीय हो जाएगा, मतलब टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर NiCN4 2- रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वर्गाकार। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वर्गाकार समतलीय। क्या हो जाएगा इसका, वर्गाकार समतलीय। कहने का मतलब है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे S8 में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, याद रखिएगा ये सब में क्या होता है, 0 होता है, बताए हुए हैं। ठीक, जैसे C60 दे दे तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो याद रखिएगा ये सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं, एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं, अम्लीयता क्रम, अम्लीयता क्रम। तो याद रखिएगा अम्लीयता क्रम की अगर हम लोग बात कर लें तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो अम्लीयता क्रम में याद रखिएगा कि आयोडीन वाले का अम्लीयता क्रम जो होता है हमेशा ज्यादा होता है, यानी HI ज्यादा होगा, HBr, HCl और HF। तो याद रखिएगा कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि एसिडिक ऑर्डर की बात अगर कर लें तो आयोडीन का एसिडिटी सबसे ज्यादा होता है। अब ऑक्सीकारक की बात कर लेते हैं, ऑक्सीकारक की, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, या ऑक्सीडाइजर जो होता है, तो उसमें आपको याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होगा, आयोडीन। अगर अवकारक की बात कर लेते हैं तो अवकारक में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्या होगा, क्लोरीन और फिर क्या होगा, फ्लोरीन। तो ये सब टॉपिक्स आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप इस सबको याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको काफी परेशान करते हैं और परेशानी में आप रहते हैं, और उस परेशानी को दूर करना हमारा काम है। ठीक है, उस परेशानी को दूर करना हमारा काम है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछा गया। हाँ, आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्न का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है, अब उल्टा कह रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें यानी संरचना लिखें। क्या करना है भाई, संरचना लिखें या संरचना खींचे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाते हैं आप लोग को हम, कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन दिया है 2 एमिनो एथेनॉल, क्वेश्चन है आपका 2 एमिनो एथेनॉल। अब सबसे पहले भाई एथेनॉल बना लो, एथेनॉल इथेन हो गया, 1 पर ऑल हो गया, इथेनॉल हो गया ये। अब 2 पर एमिनो है, एमिनो का मतलब क्या हो गया, NH2, तो ये हो गया 2 एमिनो एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा। अब आपका जैसे दे दिया गया है क्वेश्चन, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन, 3 डिग्री ब्यूटाइल एमीन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है 3 डिग्री ब्यूटाइल एमीन को ड्रॉ करना। तो पहले आप ऐसा करो कि 3 डिग्री ब्यूटाइल बना दो। तो ब्यूटाइल के लिए एक कार्बन और एक कार्बन के साथ 3 CH3 अगर रहेंगे तो इसी को कहेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल, और एमीन का मतलब क्या हो गया, NH2। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो N-इथाइल एथेनामाइन है, N-इथाइल, और उसके बाद क्या है भाई, इथेनामाइन है। अब मान लीजिए N-इथाइल है, C2H5, इथेनामाइन का मतलब क्या हो गया, C2H5 और यहाँ हो गया H, यही हो गया N-इथाइल इथेनामाइन हो गया। बताए थे ना N-एल्काइल एल्केनामाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं N-N डाइमिथाइल मेथेनामीन, N-N डाइमिथाइल
मेथेनामाइन, ठीक है। तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल और मेथेनामाइन का मतलब हो गया यहाँ पर भी एक CH3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। सब क्वेश्चंस को आप लिखते चलिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बार बार आप लोग को क्वेश्चंस कहते हैं आता है ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये सब एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी, थोड़ा सा वेट करेंगे। एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या होता है? एल्कोहल के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया? जल को बाहर निकालना। तो याद रखिएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। निर्जलीकरण का मतलब हो गया डिहाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या हो गया? डिहाइड्रोलाइसिस हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे C4H10O के आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये अल्कोहल के फॉर्म में आएगा, तो कैसे बनेगा फर्स्ट देख लेंगे आप। CH3 CH2 CH2 CH2OH। सेकेंड अगर देख लेंगे CH3 CHOH, फिर यहाँ क्या देख लेंगे CH2 CH3। फिर अगर मान लें अब थोड़ा सा एक कार्बन कम कर देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, एक OH यहाँ दे देंगे। फिर क्या हो जाएगा बताइए? तो CH3, फिर यहाँ आ जाएगा OH और फिर आ जाएगा यहाँ CH3 और फिर यहाँ आ जाएगा CH3। तो और हो गया, कितना स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? बस हो गया। तो ये 1 2 3 और 4 आपके C4H10O के पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना है ये सबको आपको। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेंगे, छपता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपता है। चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा DDT, तो याद रखिएगा DDT का पूरा नाम क्या होता है? पहले याद रख लो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, फिर क्या होता है? ट्राइक्लोरो, और फिर क्या होता है? एथेन। ये DDT होता है। अब DDT के वे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप याद रखिएगा, ये DDT बन गया, यहाँ पर Cl, और फिर क्या हो गया? यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पर क्या है? CH, C के साथ 3 Cl हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? DDT। क्या हो गया? DDT। अब इसके फॉर्मूला की अगर बात कर लें तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14 हो गया, H9 हो गया, Cl5 हो गया। ये DDT का स्ट्रक्चर्स होता है, DDT का फॉर्मूला होता है, ठीक है। DDT का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है, स्पेशली मलेरिया वाहक मच्छरों को मारने में इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है फ्रेऑन 12 आता है। फ्रेऑन 12 क्या होता है? CF2Cl2 को क्या कहा जाता है? फ्रेऑन 12 कहा जाता है। याद होगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परशीतक में किया जाता है, ठंडा करने वाले क्षेत्र में कहाँ किया जाता है? कूलिंग एजेंट में। कहाँ किया जाता है? कूलिंग एजेंट में। फ्रेऑन 12 हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा CCl4 का। किसका उपयोग किया जाता है? CCl4 का उपयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशामक में किया जाता है, आग बुझाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आग को कंट्रोल करने में किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर इसके बाद एक आता है फॉस्जिन। याद रखिएगा कि फॉस्जिन COCl2 को कहा जाता है और इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। यही आपका क्या होता है? फॉस्जिन होता है। क्या होता है? ये आपका फॉस्जिन होता है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कभी भी धमक सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। मे भी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन आप बार बार याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है। फिर हैबर्स प्रोसेस के बाद अगर बात कर लें हम लोग ओस्टवाल प्रोसेस की बात कर लें, ठीक। एक ओस्टवाल प्रोसेस हो गया। फिर एक बात कर लें कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 3 प्रोसेस है जो आपको याद मुंह पे रखने हैं, ठीक है। हैबर, ओस्टवाल और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया संपर्क विधि, ठीक है। हैबर से क्या बनता है ये बताओ? तो हैबर से आप मेरे को बताना। तो हैबर से अमोनिया बनता है। क्या बनता है हैबर से? तो याद रखिएगा कि हैबर से अमोनिया बनता है। ओस्टवाल से क्या तैयार होता है? तो नाइट्रिक अम्ल तैयार होता है। एंड कॉन्टैक्ट से क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार होता है, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है, ठीक है।
हैवर्स में कैटलिस्ट क्या यूज होता है, कई बार पूछ दिया जाता है, Fa और MO। ओस्टवाल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर V2O5 कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। ओस्टवाल्ड की अगर बात कर लें, V2O5 कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आप थोड़ा सा देख लेना, याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कई बार पूछा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन, और फिर एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर लें, तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, कि क्या होता है देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन और टॉल्वेन, बेंजीन और टॉल्वेन किसके एग्जांपल है, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात कर लें, इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्या होगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, और ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉल्विन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। याद रखना है आपको, ये सब क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन है कि XF4 का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और मिटा देते हैं इसको, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स का क्या साइज होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 बताए थे ना, कि कोलाइडल का क्या होता है साइज, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है, ये याद रखना। नाइलॉन 6 किससे बनता है, तो आपको याद रखना चाहिए इसका जो एकलक होता है कैप्रोलैक्टम होता है, ये बहुत पूछता है। नाइलॉन 6 की अगर बात कर लें तो ये क्या होता है, इसका ये मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब क्या हो गया, एकलक हो गया। क्या हो गया, ये एकलक। नाइलॉन 6 का क्या होता है, 6 इसका हेक्सामेथिलीन डायामीन प्लस प्लस एडिपिक एसिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। फिर जैसे मान लीजिए टेफ्लॉन का क्या होता है, कई बार पूछता है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। ये इसके मोनोमर्स हैं, यानी एकलक हैं। क्या है ये, इसके एकलक हैं, यहीं से इनको लाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आपका एक आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का क्या होता है, तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड होता है, याद रखिएगा, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये सब याद रखना है आपको। फिर आप एक बार देख लेंगे ब्यूना S का देख लेंगे, ब्यूना N का देख लेंगे, सब आप लोग अब देख लेंगे खुद से। नेचुरल रबर का देख लेंगे, ठीक है। फिर एक आप इसको टेरिलीन का देख लेंगे, तो ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसके मोनोमर्स क्या क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़ा सा आप लोग देखते चल जाइएगा, जरूरी चीज है। मिटा देता है आप। चलो, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं और छपेंगे, याद रखना है इस सब प्रश्नों को, कोई ज्यादा है नहीं खराबी इसमें, ठीक है। वर्धक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देना, याद रखिएगा। दूध क्या है, तो याद रखिएगा जो दूध होता है वो पायस होता है। क्या होता है, पायस। पायस का इंग्लिश क्या होता है, इमल्सन। क्या होता है, इमल्सन। पायस किसको कहते हैं, तो पायस उसको कहते हैं जो दो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, दो लिक्विड के मिलने से क्या होता है, पायस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायस का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल आपको पता है, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा कि फिनॉल ही क्या होता है, कार्बोलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोलिक एसिड होता है। और फिनॉल होता है क्या है, तो बेंजीन के साथ OH को क्या कहा जाता है, तो फिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद आपका C4H10O के कितने आइसोमर्स हैं, तो वो तो हम अल्कोहल में बता ही दिए, फिनॉल हो गया। H2SO4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H3PO4 H3PO3 H3PO2 एंड H2SO4 ये कैसे भास्मिक होते हैं, कई बार पूछता है, मतलब ये कैसे भास्मिक है, यानी क्षारीयता इनकी कितनी होती है, ठीक है, क्षारीयता कितनी होती है, यानी बेसिसिटी इनका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ O4 है तो याद रखना एक कम, O3 है तो एक कम, 2 O2 है तो एक कम, एक। और H2SO4 में याद रखना इसकी क्षारीयता कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि ऐसे बनता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH और फिर OH, तो OH 2 है, तो इसलिए बेसिसिटी इसका क्या होगा, तो ये याद रखिएगा बेसिसिटी ऑर्डर।
ये सब आपको मुंह पे याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन है आपके। पराशरण दाब क्या होता है, अनुष्का के गुणधर्म होता है। शॉर्टकी फ्रैंकल के आप लोग एग्जाम्पल याद रख लीजिए, कई बार पूछता है, ठीक है, कि शॉर्टकी फ्रैंकल का एग्जाम्पल क्या होता है। अब आपको पता है एक चीज और, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, याद रखिएगा। एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, तो एन टाइप में क्या होता है, ग्रुप 15 ग्रुप 14 के साथ इन्वॉल्व होता है, और पी टाइप में क्या हो जाता है कि ग्रुप 13 14 के साथ इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम बचता है, इसमें होल नहीं होते, इसमें होल होते हैं, याद रखिएगा। तो एन टाइप पी टाइप आपका समझ में यही सब चीज होता है। जैसे आप लोग कुछ और क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोलरिटी देख लीजिएगा। मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल एम। मोलरिटी क्या होता है, स्मॉल एम। मोलरिटी क्या होता है कि टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, और ये टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है, यानी तापमान से प्रभावित मोलरता होता है, और ये तापमान से प्रभावित नहीं होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कई बार रटने चाहिए, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। देखते चलेंगे ये सब क्वेश्चन। जैसे कुछ और से आप लोग याद रख लीजिएगा, जिंक की स्ट्रक्चर्स कैसी होती, तो याद रखना जिंक एससीपी टाइप का होता है। याद रखना आपको पोटेशियम कैसा होता है, तो याद रखिएगा बीसीसी टाइप का होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। क्रिस्टल में कुल जालक कितने होते हैं, 14 होता है, याद रखिएगा। Na2O में सोडियम क्या होता है, 4 उपसर्ग संयोजी संख्या होता है। तो ये सब हिमांक अवनमन किसका अधिक होता है, हम कल भी बताए थे कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है अधिक, तो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है K2SO4 का, चूंकि ये आयंस ज़्यादा ब्रेक करते हैं, और ज़्यादा आयंस जो ब्रेक करेंगे उनका डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट अक्सर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको तबाह कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर हम लोग कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए विदा।